हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको ये एक तरह से स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपको रिप्रेजेंट करना है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर है, मतलब ये स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके आपको एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही आपको इससे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। क्लियर है, तो स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर। कुल मिलाकर ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो इस फॉर्मेट के अंदर इनको आपको लिखना है कुल मिलाकर। ठीक है, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 डिग्री होती है ना। हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। और यहाँ पर जो जीरोज निकलेंगे, जो रूट निकलेंगे, वो कितने निकलते हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। क्लियर है, क्लियर है बात। तो चलो, ये तो हमारी थी एक तरह से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब चलिए फर्स्ट वाला पार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो मैं प्लॉट आपके सामने बना देता हूँ, और प्लॉट को बनाने के बाद में, क्योंकि फिगर्स से हम काफ़ी चीज़ें इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक प्लॉट बना दिया। मान के चलो कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास में, और आपको पता है रेक्टेंगल का जो ये वाला साइड होता है ये लेंथ होता है। ठीक है, और लेंथ और ये वाला साइड जो होता है ये ब्रेड्थ होता है, और अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, सिमिलर होती है। वैसे ही सिमिलरली ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ होगा। मान के चलिए कि ये अगर 4 है तो आपको पता है ये भी 4 होगा। मान के चलिए कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। आपको पता है ना, अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है, चलो तो 4 3 4 3 इसको तो इग्नोर करो, मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक मिनट मैं इसे रब कर देता हूँ वापस से 4 3 को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको बोल रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया है, एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया होता है ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको एरिया दिया हुआ है, गिवन है कि एरिया जो है इसका वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब यहाँ पर अपने को ये नहीं पता कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। तो जब भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, उनको x मान लेते हैं। और स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपको। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बस इस स्टेटमेंट को ही आपको ध्यान से देखना है। ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, बस इस स्टेटमेंट को देखना, और इस स्टेटमेंट से ही आपका इसका आंसर निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। तो देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, आपको क्या कह रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब लेंथ है, इस लेंथ है, प्लॉट की लेंथ जो है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हम यहां पर पुट किसको करेंगे, पुट करेंगे हम ब्रेड्थ को। अगर लेंथ को पुट करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। हम ब्रेड्थ को क्या मानेंगे, यहां पर पुट करेंगे, ब्रेड्थ को हम x पुट करेंगे। अगर हमने ब्रेड्थ को x पुट करा, अब देखो पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब है कि अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, तो 2x हो जाएगी। प्लस इसने बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन भी है, मतलब लेंथ जो हो जाएगी वो 2x प्लस 1 मोर देन भी है, तो मतलब +1 भी होगी। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है कि ब्रेड्थ को हमारे को क्या करना होगा, x पुट करना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, लेंथ को x पुट कर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है वो। ठीक है, तो यहां पर अपने को जो बोल रखा है ना, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, मतलब लेंथ जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ को हमारे को पुट करना होगा। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, तो चलिए हम ब्रेड्थ को यहां पर पुट करेंगे। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, तो मैंने आपको पुट करना बता दिया कैसे करते हैं। तो लेट द breadth of the plot कितनी है भाई, हमने लेट की है x।
ठीक है, मीटर मान के चलिए, यहाँ पर जो अपना डायमेंशन चल रहा है 528 मीटर स्क्वायर है ना, तो यूनिट अपनी क्या चल रही है यहाँ पर, डायमेंशन मीटर के अंदर है, तो मीटर हम लेंगे तो एक्स मीटर। ठीक है, देयरफॉर अभी मैंने बताया, देयरफॉर द लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट वो क्या हो जाएगी आपकी 2x + 1। मैंने आपको बताया कैसे निकली 2x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो हम निकाल सकते हैं हैंस द एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एरिया। अब आपको पता है एरिया कैसे निकलता है बताओ, तो एरिया निकलता है आपका L × B से, L को इंटू कर दो B से, है ना। तो एरिया, या आप एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, आप लिखो ऐसे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये गिवन है आपको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, L × B होगा, तो L × B इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 528 मीटर स्क्वायर। L में हम पुट करेंगे L की वैल्यू, L क्या है हमारी, ब्रेड्थ तो हमारी x और L है लेंथ है 2x + 1, तो L में हम 2x + 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, इनटू ब्रेड्थ में हम x पुट कर देते हैं, ब्रेड्थ में हमने x पुट करा, और 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले 2x से, तो x × 2x कितना होगा 2x² प्लस x × 1 कितना होगा x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास में 528 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम देखो कैसे लिख सकते हैं, हम एक तरह से इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में। तो देखो 2x² तो वहीं पे है ही, ठीक है, और प्लस x भी हमारा यहीं पे ही है, पहले x² का आएगा कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट, फिर देखो 528 मीटर स्क्वायर इक्वल में है, इसको कांस्टेंट टर्म है ना 528 मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो 2x² + x और 528 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -528। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर मत लगाओ, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो 2x² + x - 528 इज इक्वल टू आप कर सकते हो 0। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गई हमारी जो स्टेटमेंट थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर आपकी कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं हैंस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, तो ये मैंने आपको फर्स्ट वाला पार्ट करवा दिया है, ए पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को समझते हैं हम। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्जिक्यूटिव मीन्स समझाता हूं मैं आपको सबसे पहले। जैसे मैंने कहा 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन सा आएगा, तो आप कहोगे 4 आएगा सर। ठीक है, मैंने कहा 13 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आएगा, आप कहोगे सर 14 आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है, +1 ही तो होता है, सिंपल सी बात। तो देखो अब अपने को तो पता नहीं है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, कौन से हैं। एक इंटीजर से और एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से, दोनों इंटीजर्स है ना, और वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। तो हमें ये नहीं पता कि ये क्या है। अभी तो मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा था, 1 है तो 2 होगा, 3 होगा तो 4 होगा, बट यहाँ हमें थोड़ी पता कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे सिंपल सी बात है कि हमें लेट करना होता है जब हमें कुछ पता नहीं होता है। तो हमने कहा कि फर्स्ट जो इंटीजर है वो अगर x है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव जो होगा वो क्या होगा, x + 1 होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 होगा। तो अगर 1x है, एक इंटीजर अगर x है, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव जो होगा उसका वो x + 1 होगा। क्लियर है बात? तो लेट कर लेंगे हम इन दोनों को। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। देयरफॉर हमारा जो सेकेंड इंटीजर होगा, देयरफॉर द सेकेंड इंटीजर कितना हो जाएगा हमारा, x + 1। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हैंस द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। क्लियर है? तो पहले तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, x × x + 1 होगा, और इन दोनों का ही प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है
306, तो 306 क्या इक्वल में हम रखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x इंटू एक्स प्लस 1 है वो इक्विवेलेंट है किसके, 306 के। क्लियर है? तो x इंटू एक्स, अगर हम x को मल्टीप्लाई करें x से तो x स्क्वायर, और x को मल्टीप्लाई करें 1 से तो प्लस x इज इक्वल टू 306। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 306 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ही तो लिखना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया है। चलो थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट को हम यहां पर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली प्रेजेंट एज से हमारे को 3 साल बाद में भी जाना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज को कुछ लेट कर लेंगे। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो मान के चलो, देखो एक तो रोहन है, एक तो भाई हमारा रोहन है, ठीक है, और एक रोहन्स की मदर है, एक रोहन की मदर है, मदर और रोहन है। अब मैंने कहा मदर की एज और रोहन की एज, समझना देखो बात को, मदर की एज और रोहन की एज। इसने कहा रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो इसका मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है अपने को कि दोनों के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो 26 ईयर है। यही तो बताना चाह रहा है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है एज का वो 26 ईयर है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं अगर बोलता हूँ रोहन की एज को अगर मैं x मान लूँ, तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26 होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ओल्डर देन है ना भाई, रोहन से उसकी मदर जो है वो 26 ईयर ज़्यादा है ना, बड़ी है 26 ईयर। तो मैंने कहा अगर रोहन की एज x है तो मदर की एज x प्लस 26 है, या अगर आप मदर की एज x मानोगे तो रोहन की एज x माइनस 26 हो जाएगी। फिर समझ रहे हो, अगर आप मदर की एज मानना चाहते हो यहाँ पर x, तो रोहन की एज को फिर x माइनस 26 कर देना। क्लियर है बात? चलो, तो मैंने रोहन की एज को x माना है तो मदर की एज x प्लस 26 होगी, जाहिर सी बात है। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये बात ध्यान रखना, अभी ये वाली एज जो है ना ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी, देखो इसकी एज में भी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में ये भी 3 साल तो बड़ा होगा ना। अभी अगर प्रेजेंट एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद में उसके 26 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली रोहन की एज में भी प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी एज तो x प्लस 3 हो गया, और इसकी एज x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29 हो जाएगी। क्लियर है? और 3 साल बाद में इनकी एज का प्रोडक्ट 360 दिया हुआ है, मतलब x प्लस 29 को अगर हम x प्लस 3 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 360। यही तो बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फिर इसको हमारे को सॉल्व करना होगा। तो मैंने आपको एक तरह से थोड़ा सा हमने समझा दिया है ना, रफली। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो लेट रोहन्स एज, मैंने लेट की थी ना, किसकी एज करी थी, रोहन की। तो लेट रोहन्स एज इज इक्वल्स टू, क्या लेट की थी मैंने, x, ठीक है, x ईयर लेट की थी, x ईयर लिख लो आप, ठीक है। क्लियर है बात? देयरफॉर हमारी जो मदर की एज होगी, देयरफॉर मदर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 ईयर, ठीक है। एंड फिर इसने बोला आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद में, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज कितनी हो जाएगी हमारी, रोहन्स एज मैंने आपको बताई थी आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर्स की एज कितनी हो जाएगी हमारी, मदर्स की एज आफ्टर 3 ईयर, एक मिनट, मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3, देन हो जाएगी हमारी x प्लस 29 ईयर, ठीक है। अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 साल बाद का प्रोडक्ट दिया हुआ है कि इनकी एज का प्रोडक्ट ये होगा, तो हेंस द प्रोडक्ट ऑफ एज हो सकता है शायद नीचे वाला मिटाना हो हमें, द प्रोडक्ट ऑफ एज क्या हो जाएगा हमारा, देखो x प्लस 3 को क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 29 से, ठीक है। चलिए हम इससे रब कर ही देते हैं,
ठीक है, होगा नहीं क्योंकि, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एज आ गया, और वैसे प्रोडक्ट ऑफ एज आपको दिया हुआ है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 जो होगा वो x प्लस 29 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 360। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x प्लस 29 से, और फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से। इस इक्विवेलेंट में है 360। x को जब x प्लस 29 से, देखो x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x, ठीक है। 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से करेंगे तो देखो 29 3 कितना होता है, 29 दूना 58, 29 87, ठीक है। तो 87 होगा, तो प्लस 87, और यहाँ पर है हमारे पास में 360। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर, देखो x वाली तो टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, तो 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा हमारा 32x, प्लस यहाँ पर है हमारे पास में 87, और यहाँ पर है हमारे पास में 360। देखो 360 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक साइड में ही होने चाहिए हमारी ये तीनों टर्म्स, है ना। तो 32x प्लस 87 और ये माइनस का 360, और यहाँ पर होगा हमारा 0। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, तो 32x प्लस, देखो 87 माइनस 360 अगर हम करें तो 360 में से 87 माइनस कर दो, 10 में से 7 लेस करेंगे 3, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से 8 होगा नहीं, 15 में से 8 करेंगे 7, और यहाँ पर 2 हो गया, तो 273। लेकिन किस में आएगा हमारा वैल्यू, प्लस में या माइनस में? आप कहोगे माइनस में सर, माइनस की वैल्यू बढ़ी है ना, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ये होगा हमारा इसका आंसर। मतलब थर्ड वाले पार्ट का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमारी ये बनेगी। क्लियर है? चलिए, तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम किसकी और, फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड स्पीड जो होता है उसका गेम है पूरा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि क्या होता है स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहली बात, डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, मैं इसको तो रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका अब यूज़ नहीं है ना, और इसके लिए स्पेस भी चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर होता है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दो यार, डिस्टेंस में डिवाइड कर दो स्पीड, तो टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है ना वो ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो कवर करेगी और यूनिफॉर्म स्पीड से करेगी। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर हार लेस कर दूं मैं, तो वो ट्रेन जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। अगर 8 घंटे उसकी स्पीड कम कर दूं, अब मुझे स्पीड पता नहीं है तो मैं उसकी स्पीड क्या मानूंगा, एक तरह से उसकी स्पीड है x। ठीक है, और फिर 8 किलोमीटर पर हार लेस करने पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब शुरू में तो x थी और उसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर हार मैंने लेस कर दी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। शुरू में मुझे x लेनी है क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि उसकी शुरू में स्पीड क्या थी। जब उसने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था शुरू में यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी स्पीड मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको x लूँगा, है ना। और स्पीड उसने 8 किलोमीटर पर हार लेस कर दी तो x माइनस 8 हो जाएगी, और उसके बाद में उसको 3 घंटे ज़्यादा भी लग रहे हैं। तो एक तरह से ये 3 हार्स जो आपको बता रहा है यहाँ पर, बात समझना, ये जो 3 हार्स आपको बता रहा है कि टेकन 3 हार्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये डिस्टेंस आपको डिफरेंस बताना चाह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। कब? जब उसकी स्पीड क्या हो गई, एक तरह से कम हो गई, जब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। समझ रहे हो? जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर हार क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर है? तो एक तरह से ये क्या बता रहा है आपको, डिफरेंस बता रहा है कि इसका जो टाइम ले रहा है और इसका जो टाइम है उसके अंदर 3 घंटे का डिफरेंस है। तो ये 3 हार्स जो है वो एक तरह से क्या है, आपके पास में टाइम ही है ना,
तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एक तरह से यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है। जो ये टाइम है ना, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, टाइम वाला फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हिंट में क्या दिया हुआ है, 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पर हिंट को ही हमारे को समझना होता है कि यार अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन में। और ये जो हिंट होती है ना, कुछ स्टेटमेंट्स होती है ना, यही आपको बताती है कि अच्छा ये है एक तरह से, यहाँ से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फोर्थ वाला पार्ट हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, शुरू में जो स्पीड थी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर हार। कोई दिक्कत? चलो x किलोमीटर पर हार हमने स्पीड ले ली। अब देखो डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर है, तो हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 480 किलोमीटर। कोई परेशानी? तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो 480 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है, स्पीड अगर x किलोमीटर पर हार है, तो आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं भाई। स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं ना इससे, तो देयरफॉर हम निकाल सकते हैं क्या, टाइम। तो देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर हार है। क्लियर है बात? तो इससे क्या आ जाएगा, देखो 480 किलोमीटर यहां पर लिखो और यहां पर लिखो x किलोमीटर पर हार। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से टाइम निकल के आ जाएगा। तो 480 अपॉन एक्स, भले यूनिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 480 अपॉन एक्स लिख लो बस, सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? तो 480 अपॉन एक्स, और जो टाइम निकलेगा वो तो हार्स में ही निकलेगा, क्योंकि किलोमीटर पर हार चल रहा है, तो 480 अपॉन एक्स हार्स हम बोल सकते हैं। क्लियर है? अब स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उसकी स्पीड को क्या कर दे, 8 किलोमीटर पर हार लेस कर दे, तो क्या होता है भाई, 3 घंटे वो ज़्यादा लेती है टाइम। ठीक है, पहले से तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ़ द स्पीड बिल्कुल वैसी की वैसी आपको लिए लिखनी है स्टेटमेंट, हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार लेस देन टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना लेगी, अगर 8 किलोमीटर पर हार अगर उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो वो कितना टाइम लेगी, 480 अपॉन x माइनस 8। बताया था ना मैंने कि भाई x माइनस 8 हो जाएगी ना उसकी स्पीड, तो 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? हार्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया था कि इसका और इसका जो टाइम है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और इसका जो टाइम है ये एक तरह से क्या है, 3 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 हार्स है। तो हम बस सिंपली हम क्या करेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस ही तो करते हैं। 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलो तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करें, तो इस सिचुएशन का सॉल्व करने का एक ही तरीका है, या तो एलसीएम लो यहाँ पर। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम सिंपल। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, x माइनस 8 और x का एलसीएम जो आएगा वो x माइनस 8 मल्टीप्लीकेशन में x आएगा। ठीक है, x माइनस 8 मल्टीप्लीकेशन में x आएगा, इसका एलसीएम ये आएगा। अब देखो x माइनस 8 से तो x माइनस 8 रिड्यूस, बचा क्या, x को मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, तो ये हो जाएगा हमारा 480x। आता है ना एलसीएम लेना, तो अब x से x रिड्यूस हो जाएगा, तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, मतलब 480 और मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 8 ऐसे लिख लो, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 3। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो 480x और यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 480x और माइनस का 480 इंटू होगा 8 से, तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 3840। और देखो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आएगा, तो 3840,
यहाँ पर तो 3 है, ठीक है, 3840, 480, 64, 8 चुक 32, 6 38 सही है, 820 64 होता है, 64, 8 चुक 32, 32 और 6 38, 3840, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमने हो गया 480x, 480x। अब यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं हम, 1 मिनट, यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 8 को इंटू करेंगे x से, तो x को इंटू करो पहले x से, तो x स्क्वायर और माइनस 8x, ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू में 3 है, सॉरी यहाँ से हटाओ इसको और यहाँ रखो इसको, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 से, 8x है, और इक्वल टू में यहाँ पर क्या है हमारे पास में 480, ये 1 से, 3 के नीचे क्या होगा 1 होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यही आएगा माइनस 480x प्लस 3840, ठीक है। तो 3 को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी सिचुएशन यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, और यहाँ पर है हमारे पास में 480x माइनस 480x प्लस, वैसे तो इसको रिड्यूस कर देते हैं आप 480x को, जरूरत ही नहीं थी इसकी। तो देखो 480x से 480x तो कट ही रहा है ना, तो यूज़ करने का जरूरत ही नहीं। और यहाँ पर क्या है अपने पास में 2 कितना आया था, ये 2340 3640 सॉरी 3840 आया था ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640, 3840 840 था, तो 3840 हम कह सकते हैं, ठीक है। 480x से तो 480x कट ही जाएगा, प्लस माइनस तो दोनों, तो हमारे को लिखने की जरूरत ही नहीं ना, क्या लिखे, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू में 0 आएगा। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनी होगी आपके लिए सिचुएशन, बाकी तो सब इजीली हो गई थी हमारी, ठीक है। ये यहाँ पर एक तरह से फ्रैक्शन में आ गई थी ना, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। क्लियर है, तो आपको ये फ्रैक्शंस वाली भी इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।